अच्छा, बातें नहीं, शांत 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 सारे। अच्छा, एक बार ये हल्का सा लास्ट क्लास से थोड़ा लिंक करते हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सपोज करते तीन लोग हैं, ए बी और सी। और ए बी और सी ने मिलकर डी को 6 लाख रुपए देने हैं। कितने रुपए देने हैं? 6 लाख। तो जब तक वो जिंदा है तब तक लाइबिलिटी किसके ऊपर है? उन तीनों के ऊपर है, ए बी सी के ऊपर। पर अगर एक ही डेथ हो जाती है तो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलोंग विथ कौन काम पूरा करेगा? बी एंड सी। और अगर तीनों की डेथ हो जाती है तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स काम पूरा करेंगे। ये हमने सेक्शन 42 में बात करी थी। किसमें? 43 के अंदर हमने ये बात करी थी कि किसी एक को भी कंपेल करा जा सकता है पेमेंट करने के लिए। कंपेल करना मतलब फोर्स कर सकते हैं कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और जब वो पेमेंट कर देगा, क्या वो बाकियों से क्लेम कर सकता है? हाँ, वो बाकियों से क्लेम कर सकता है। ये लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 43 में करा था। आज हम क्या बात कर रहे हैं? इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल डी बोल दे कि चल यार ए, तू मेरा दोस्त बन गया है, अब तू पैसे मत दे, चलेगा। वापस से मैंने क्या बोला? ए बी सी ने मिलकर डी को 6 लाख रुपए देने थे। कितने रुपए? 6 लाख रुपए देने थे। डी और ए की दोस्ती हो जाती है और डी बोलता है भाई छोड़, तू मत पैसे दियो। क्या इसका मतलब ये है कि बी और सी कुछ पैसे नहीं देंगे, या उनको 6 लाख देने पड़ेंगे? 6 लाख या 4 लाख देने पड़ेंगे? चलो देखते हैं अब क्या बताते हैं, इसको पढ़ के बताना। 6 लाख देने पड़ेंगे या 4 लाख देने पड़ेंगे? क्या लिखा है? अ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर्स। मतलब अगर आपने ए को रिलीज कर दिया, इसका मतलब ये कि बी और सी भी रिलीज हो गए? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। नॉर डज इट फ्री द प्रोमिसर सो रिलीज प्रोमिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द। इसका मतलब ये है कि अगर बी सी को 6 लाख रुपए देने पड़े, कितने रुपए देने पड़े, क्या वो बाद में ए से क्लेम कर सकते हैं? कर सकते। देखो, डी अगर ए को छोड़ रहा है इसका कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि अगर बी सी को पेमेंट करनी पड़ रही है तो किससे क्लेम कर सकता है? ए से क्लेम कर सकता है। तो अगर आप किसी जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज करते भी हो, उसका कोई नेट इफेक्ट आने वाला नहीं है। तो इसमें आप लिखिएगा, वेर टू और मोर पर्सन मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, then the release of one joint promisor does not discharge the others। क्या मतलब इस लाइन का? डज नॉट डिस्चार्ज द अदर्स का क्या मतलब हुआ? हाँ, दूसरे को फ्री। हाँ, नेक्स्ट लाइन में लिखना, नॉर डज इट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर्स so released from the responsibility टू अदर जॉइंट प्रोमिसर। क्या मतलब इस लाइन का? क्या उनको बाकियों को पेमेंट करनी पड़ेगी? जैसे वापस से एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, ये नीचे एग्जांपल लिखा भी है, आपको लिखना भी है। क्या लिखा है देखिए, ए बी और सी ने कितने रुपए देने? ए बी और सी को जॉइंटली डी को कितने रुपए देने हैं? 9 लाख। डी रिलीज्ड ए फ्रॉम लाइबिलिटी, मतलब डी ने क्या करा? ए को छोड़ दिया। इन दिस केस द रिलीज ऑफ ए डज नॉट डिस्चार्ज बी एंड सी। मतलब बी और सी को अभी भी कितने रुपए देने? 9 लाख रुपए देने हैं। ऑल्दो ए इज नॉट लाइबल टू पे टू डी, बट ही रिमेन्स लाइबल टू पे टू बी एंड सी। क्या मतलब? बी और सी को देगा। अगर बी और सी बाद में 9 लाख रुपए दे देते हैं तो वो क्या ए से 3 लाख क्लेम कर सकते हैं? हाँ, वो क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। सेक्शन कौन सा? 44। हाँ, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सेक्शन कौन सा है? 44।
हाँ जी, हाँ जी। कल मैं ग्रुप में पूछ रहा था सेक्शन, तीन चार लोग ये आंसर कर रहे थे। एक तो रौनक कर रहा था, एक शहर कर रहा था, और हाँ हेमंत तो आशा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। करा है आंसर कोई तीन? हाँ, चैट जीपीटी लग रहा था। हमने कौन से सेक्शन तक कर लिया? 44। आज हम 50 के पार हो जाएंगे। हाँ, फिर मजे ही आ गए। कल 60 के पार, और फ्राइडे 67 68 तक पहुंच जाएंगे। सैटरडे पे संडे, ए तीनों बहनें बातें बहुत करती। ये देखो, अरे अपनी बातें करी जा रही। हाँ जी, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन, अच्छा सेक्शन 42 क्या बोलता था? जॉइंट प्रोमिसर्स लाइबल है। 43 क्या बोलता है? कि किसी एक को कंपेल करा जा सकता है। 44 क्या बोलता है? कि हम एक को रिलीज भी कर सकते हैं, बट उस रिलीज का कोई नेट इफेक्ट आ रहा है, या वो लाइबल रहता है पैसे देने के लिए? वो लाइबल रहेगा पेमेंट करने के लिए। कौन सा सेक्शन है ये? 44। 43 उसमें था कम, हाँ तरीके से वही सही बात। मैं अटेम्प्ट के पेपर कल से चालू, और आपका रिजल्ट बोर्ड का आज। अगर आज भी नहीं आया तो बहुत ही बुरा करा आपके साथ। हाँ, ज्यादा ही सस्पेंस है। आज अकाउंट्स कर रहे हो और रिजल्ट आ जाए, मजा आ जाए। नहीं, पास तो कर देता है, पर अगर किसी ने 90 बोल रखे हो घर में और 70 आ जाए, या 70 बोले और 50 आ जाए, 60 बोले और 45 आ जाए, सीए फाउंडेशन की एलिजिबिलिटी खत्म। आए कितने थे? अच्छा। मैं कम एक्सपेक्टेशन रखता हूँ अपने पास। हाँ, अगर 50% का मैं तो, हाँ अगर 50% से कम आ गए तो सीएमए की एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। 50। हाँ सर, पूछा रिफंड हो जाएगी। हाँ, लिख दिया हमने। कौन सा सेक्शन है? 44। अच्छा, अगली हेडिंग आप दीजिएगा, राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसी। अगली हेडिंग, राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसी। सेक्शन कौन सा है? 45। और इसका एक और नाम भी होता है, इसको बोलते हैं डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। डेवोल्यूशन का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था। क्या था डेवोल्यूशन? ट्रांसफर करना। क्या करना? ट्रांसफर। इसका एक और नाम मैंने क्या बताया? डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। उसका क्या लिखा था? डेवोल्यूशन ऑफ, देखो 42 में क्या लिखा था? डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी लिखा होगा। हाँ, इसको क्या बोलते हैं हम? डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। अच्छा मेरी बात अब सुनना ध्यान से। सपोज एक्स ने, अच्छा सुने सुने सुने, इंपॉर्टेंट है। एक्स ने ए बी और सी को 15 लाख रुपए देने हैं। कितने रुपए देने? 15 लाख। इस केस के अंदर इन तीनों को हम जॉइंट प्रोमिसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पहले क्या आ रहा था? 42 43 44 के अंदर जॉइंट प्रोमिसर की बात कर रहे थे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? जॉइंट प्रोमिसी। अब जब तक तीनों जिंदा हैं तो एक्स 15 लाख किसको देगा? तीनों को देगा। पर एक की डेथ हो जाती है तो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विथ बी और सी, और तीनों की डेथ हो जाती है तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा देगा। यही सेक्शन कहां पे लिखा? राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिस। तो इसमें आप लिखिएगा, तो 42 और 45 में डिफरेंस क्या हुआ? 42 में क्या था?
जॉइंट प्रॉमिसर था, यहां किसकी बात हो रही है? जॉइंट प्रॉमिसी। तो इसमें आप लिखिएगा, व्हेन अ पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस, when a person has made a promise to two or more persons jointly, then unless a contrary intention, इस वर्ड का मतलब क्या था? कॉन्ट्ररी इंटेंशन मतलब उसके ऑपोजिट कुछ और। कॉन्ट्ररी इंटेंशन appears from the contract। एक नेक्स्ट एरो में ये लाइन लिखनी, कोई बताना इसका मतलब क्या है? दो, 3 पॉइंट्स है, क्या बोल रहे हैं? द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस इज विद देम ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स, मतलब जब तक तीनों जिंदा हैं तब तक तीनों को समान मिलेगा। आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम विद द representative of the deceased person jointly with the, और अगर सबकी डेथ हो जाए तो सबके रिप्रेजेंटेटिव। तो फर्स्ट एरो में ये लाइन लिख दीजिएगा पहले, जॉइंट लाइव्स तक। तो जब तक वो जिंदा है तब तक क्या होगा? उन सबको परफॉर्मेंस मिलेगी। एक की डेथ हो जाए तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स अलोंग विद द सर्वाइवर्स को मिलेगा, और सबकी डेथ हो गई तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। सेकेंड एरो में आफ्टर से लेकर सर्वाइवर तक, और तीसरा, ये 3 पॉइंट्स है। सेक्शन कौन सा हो गया ये? 45 है, बातें कर रहे थे जल्दी जल्दी। सेक्शन कौन सा है ये? 45। सेक्शन 18 किसका है? मिस रिप्रेजेंटेशन का। सेक्शन नंबर 6 लैप्स ऑफ ऑफर का था। सेक्शन नंबर 29 अनसर्टन अग्रीमेंट्स का। सेक्शन नंबर 33 नॉट हैपनिंग पर था, और 35 हैपनिंग फिक्स टाइम भी था और नॉट हैपनिंग फिक्स टाइम पर भी था। सेक्शन नंबर 40 किसका है? 40 बताएं, देखकर बताना पड़ेगा, अब तो लग रहा है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन परफॉर्म कर सकता है? कौन कौन थे? पर्सन, फिर एजेंट, और उसका थर्ड पार्टी का 41 है। हाँ हाँ, 3 हो गए, प्रोमिसर, एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव, 3। और थर्ड पर्सन जो है 41 में आएगा। हाँ, पर मतलब 40 सेक्शन उन तीनों को कवर करता है, 41 उसके लिए। हाँ हाँ जी, तो कौन सा सेक्शन हो गया ये? सेक्शन 45। अच्छा, इस एग्जाम्पल में बताइएगा क्या है। ए ने क्या बोला कि वो किसको रीपे करेगा, कितने रुपए? हाँ, प्रॉमिस करता है कि उनको पेमेंट करेगा, बट क्या हुआ?
बी की डेथ हो जाती है, इन दिस केस कौन पैसे क्लेम कर सकता है? बी का रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विथ सी। और अगर सी की भी डेथ हो जाती है तो दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव पैसा क्लेम कर सकते हैं। ये कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 45। अगली हेडिंग आप दीजिएगा, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ये मेन हेडिंग है। हाँ जी। अच्छा मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जानना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को बोला, उनके बीच में अग्रीमेंट होता है कि वो अगले मंथ की फॉर एग्जाम्पल 17th को सामान डिलीवर करेगा। कब डिलीवर करेगा? 17th को। क्या ड्यू डेट आते ही ए पहुंच जाए सामान लेकर, या फिर पहले बी को मांगना पड़ता होगा, ड्यू डेट पर कॉल वगैरह करना पड़ता होगा? क्या लगता है? बी को मांगने की चीज को बोलते हैं एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा मेंशन्ड होता है कि जब तक वो अप्लाई नहीं करेगा तब तक ए सामान लेकर नहीं आएगा। मतलब जब तक बी बोलेगा नहीं तब तक ए सामान लेकर नहीं आएगा। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। और अगर कोई मुझे इस सेक्शन की हेडिंग से बताए, देखते हैं आप क्या बताते हैं, कि किस टाइम पर आपको क्या कर रहे हैं? परफॉर्म करना है कॉन्ट्रैक्ट, वेर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। क्या मतलब? अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम भी मेंशन नहीं है और एप्लीकेशन भी नहीं देनी है, तो आपको काम किस में कंप्लीट कर लेना चाहिए? रीजनेबल टाइम में। रीजनेबल टाइम का क्या मतलब हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला कि वो उसको एक पेरिशेबल आइटम देगा। पेरिशेबल क्या होता है? जो जल्दी खराब हो जाता है, बट उसके अंदर डेट मेंशन नहीं थी कब सामान दिया जाएगा, कितने टाइम में दिया जाएगा। उसके इसमें क्या होगा कि वो सामान कब पहुंचा देगा? एक रीजनेबल टाइम में। किसके अंदर? क्या पेरिशेबल गुड्स का और नॉन पेरिशेबल गुड्स का रीजनेबल टाइम सेम होगा? नहीं। अगर मैं पिज्जा का रीजनेबल टाइम बोलूंगा और एक कार का रीजनेबल टाइम बोलूंगा, अलग होगा सेम होगा? अलग होगा। पिज्जा के लिए क्या होगा? हाँ, आधा घंटा 1 घंटा। गाड़ी के लिए? हाँ, 15 साल। रीजनेबल टाइम कोई आप गाड़ी मांग रहे हो? हाँ, 15 साल। अच्छा। हाँ, आधा 6 महीना, 8 महीना, 2 महीने, वो रीजनेबल टाइम डिपेंड करता है। तो आप ए पॉइंट कर कर ये हेडिंग दीजिएगा, टाइम फॉर परफॉर्मेंस। अरे बातें नहीं, टाइम फॉर परफॉर्मेंस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। सेक्शन कौन सा है? और इसके अंदर वो क्या बोल रहे हैं वापस से? क्या स्पेसिफाइड नहीं है? ना तो टाइम, और ना ही किसी को क्या करना है सामान के लिए। ये तो खाना है सर बाद में, ये चीजें 4 दिन लगातार है। हाँ, तो कितने अभी? अभी तो लग रहा है कि 500 ही होंगे। वो पाँच। करवा दूं? 1000 1500 तो होंगे। अभी बताता हूँ, क्लास के बाद बताता हूँ। हाँ, तो इसके अंदर वो क्या बोल रहा है वापस से? ना तो टाइम स्पेसिफाइड है और ना अप्लाई कर रहा है। तो उस केस में सामान हमें कब पहुंचाना होगा? एक रीजनेबल टाइम में। तो इसमें आप लिखिएगा, वेयर अ प्रोमिसर, वेयर अ प्रोमिसर is to perform his promise without application by the promisee and no time for performance is specified, then
it must be performed within a reasonable time. Within a reasonable time. कब हो जाना चाहिए? और एक स्टार मार्क करके कोई इस लाइन का मतलब बताना। रीजनेबल टाइम किस पर डिपेंड करता है? फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ अ, वही मैंने बोला, पेरिशेबल गुड्स का रीजनेबल टाइम अलग होगा और नॉन पेरिशेबल का अलग होगा। तो इसमें स्टार मार्क करके लाइन लिख दीजिएगा। कौन सा सेक्शन? 46। आज हो जाए 60 सेक्शन तक तो मजा आ जाए। शौर्य ने सुबह सुबह बोल भी दिया सर 20 सेक्शन करा देना कम से कम। अरे मेरे पास प्रूफ है। हाँ, मैंने बोल दिया। आज तो अकाउंट्स की भी बड़ी लंबी क्लास है। चैप्टर कौन सा चल रहा है इतना लंबी क्लास में? नया चैप्टर, शेयर कैपिटल। इजी, लिख दिया। अब उसके बाद बी पॉइंट कर कर आप हेडिंग दीजिएगा और कोई बताए इसमें क्या है। 46 और 47 के अंदर डिफरेंस क्या आ रहा है? हाँ, यहां पर टाइम स्पेसिफाइड है। क्या स्पेसिफाइड है? टाइम। और वो ये बोल रहा है कि आपको काम यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में करना पड़ेगा उस दिन पर। मतलब यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या? ऑफिस आवर्स में लेकर, जैसे अगर फॉर एग्जांपल डेट स्पेसिफाई कर दी कि 17 तारीख को आपको क्या करना है, सामान लेकर जाना है, उस केस में आप कभी भी ले जाओ 17 तारीख को। कब लेकर जाओगे? ऑफिस आवर्स के अंदर। किसके अंदर? और क्या यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस बिजनेस टू बिजनेस डिफर कर सकते हैं? जैसे अगर मिल्क वाली कोई कंपनी होगी, उसके यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस अलग हो सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर वाली के अलग हो सकते हैं, कोई कोचिंग सेंटर के यूजुअल आवर्स अलग हो सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। किस पर? नेचर ऑफ बिजनेस। तो इसमें आप लिखिएगा व्हेन, बी पॉइंट है ये वाला, हेडिंग नहीं दी। ये ये हेडिंग दीजिएगा सेक्शन 47। हाँ जी, इसमें आप लिखिएगा व्हेन अ प्रॉमिस is to be performed on a certain day and the promiser has undertaken and the promiser has undertaken to perform without application। क्या मतलब? एप्लीकेशन का मतलब क्या था? ड्यू डेट पर सामान मांगने को हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। विदाउट एप्लीकेशन। देन नेक्स्ट लाइन में ये लाइन लिख दीजिएगा, क्या लिखा है कोई बताना। प्रोमिसर में परफॉर्म इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द, और उस प्लेस पर जो प्लेस डिसाइडेड थी, कहां डिलीवर करेगा सामान?
जहां प्लेस डिसाइडेड थी, और कब डिलीवर करेगा? यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस के अंदर। क्या अमेजोन वाला आपके घर पे सामान लेकर आ जाता है रात में भी, किसी भी टाइम आ जाए, या वो भी यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस में आता है? उनका भी, और अगर वो लेट आ रहा होता है तो एक बार कॉल करके कंफर्म करता है। ये लिख दीजिएगा। तो 46 और 47 सेक्शन में फर्क, वहां पे टाइम स्पेसिफाइड नहीं था, यहां पर टाइम स्पेसिफाइड है। और दोनों केसेस में एप्लीकेशन था या नहीं था? नहीं था। एक बार ये 7 मार्कर आया था कि टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस का बता दो। उसमें आपको सेक्शन 46 से 50 तक बताने थे। कौन से? 46 से 50, 7 मार्कर। जो हमने हेडिंग दी ना, टाइम एंड प्लेस, उसके ऊपर लिख दीजिएगा 7 मार्क्स। कौन सा सेक्शन? और कोई मुझे एग्जाम्पल बता दीजिएगा, एग्जाम्पल में भी क्या लिखा है? क्या लिखा है? द डिलीवरी इज ऑफर्ड आफ्टर द प्रोमिसी में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिलीवरी, मतलब हाँ, वो यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस में नहीं हो रहा है तो वो डिलीवरी को क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है। ये लिख दीजिएगा एग्जाम्पल। सेक्शन कौन सा हो गया ये? 47। आज अभी तक कौन से सेक्शन करें? 44 क्या था? एक को रिलीज करने से बाकी रिलीज नहीं होते। 45 किसका था? जॉइंट प्रोमिसी का था। 46 किसका है? नो एप्लीकेशन, नो टाइम। और 47 में टाइम स्पेसिफाइड है। क्या स्पेसिफाइड है? टाइम। तो सेक्शन कौन सा हो गया? 47। कब आएगा ये बोर्ड्स का रिजल्ट? हाँ, क्या लग रहा है? आ गया है रिजल्ट? हाँ, देखो नोटिफिकेशन आने लग गई सबके पास, आ गया रिजल्ट। कह तो रहा हूं मैं, तुम लोग चेक ही नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट आ गया, मान नहीं रहे हो। आ गया, नोटिफिकेशन आ रही है अब। नहीं आया? अच्छा, मुझे लगा आ गया। हाँ, अभी खौफ का माहौल हो गया था एकदम से, तब चेक करने लग गए। हाँ, ना ना, यही चेक करेंगे। एक काम करते हैं, मजा आएगा, इधर ही चेक करते हैं। हाँ, इधर ही आके रोल नंबर अपने बताओ, यहीं के यहीं चेक। हाँ, आ गए। अरे ऐसे मत बोलिए यार। हाँ हाँ, सी पॉइंट आइएगा। एग्जाम्पल नहीं लिखा, रिजल्ट ही सोचने लग गए। कौन सा सेक्शन हो गया? 47। रिजल्ट के चक्कर में इसका तो है ही नहीं रिजल्ट, फिर क्यों डर रहा है ये? अच्छा, सी पॉइंट लिखिएगा। सी पॉइंट की हेडिंग दीजिएगा, सेक्शन 48। कोई ऐसा इंसान है जो पूरे 1 से 48 सेक्शन बता सकता है? हाँ, है, सारे याद है। नहीं, ये शर्त लगेगी पर। मिलेगा क्या? 500 रुपए की शर्त। हारे तो देने भी पड़ेंगे। अरे ये देखो, बेचने अच्छा, ये जरा सीखे या लो। हाँ जी, सी पॉइंट हेडिंग दीजिएगा। चलो देखते हैं इसके अंदर आप क्या बताते हैं।
इसमें क्या, अच्छा सुनिएगा सुनिएगा, अगर क्या फिक्स्ड है कॉन्ट्रैक्ट में, डे मेंशन्ड है, क्या मेंशन्ड है, डे। अब कोई आगे बताना कि इसमें क्या अलग है बाकी सेक्शन से। सब शांत शांत शांत, आवाज नहीं आवाज नहीं, बताएं। प्रोमिसर ने क्या बोला, वो जब तक परफॉर्म नहीं करेगा, जब तक प्रॉमिस ही अप्लाई नहीं कर देता, क्या नहीं कर देता, देन आगे देखिएगा, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी टू अप्लाई। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि 17 को सामान डिलीवर होगा, बट प्रोमिसी को पहले मांगना पड़ेगा, तो पहले प्रोमिसी उस केस में सामान मांगेगा, और वो भी कहां पर, प्रॉपर प्लेस पर। और वो कहां कब मांग सकता है सामान, यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस। तो 46 47 में एप्लीकेशन नहीं थी, क्या नहीं थी। 48 के अंदर वो बोल रहा है वो तब तक परफॉर्म नहीं करेगा जब तक क्या नहीं हो जाती, एप्लीकेशन नहीं हो जाती। तो इसमें आप लिखिएगा, व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे and the promiser has not undertaken to perform without application by the promisee। फिर नेक्स्ट लाइन में ये लाइन लिख दीजिएगा, एक लाइन छोड़कर। क्या वो बोल रहे हैं, कोई बताए, किसकी ड्यूटी है, प्रोमिसी की ड्यूटी है कि वो अप्लाई करेगा, और वो भी कहां पर, प्रॉपर प्लेस पर। और कब मांगेगा सामान, यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस में। नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिएगा, इट से लेके बिजनेस तक। जब आप लोग टेस्ट देते हैं तब आप लाइंस नहीं छोड़ते, पैराग्राफ्स में लिखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए, पॉइंट बनाने चाहिए। करा नहीं करा, अभी आप देख रहे हैं नोट्स में हर जगह बोलता हूँ एक लाइन छोड़ के लिखना। हाँ, अब अगला टेस्ट 75 सेक्शन का, और इससे पता चल जाएगा कि आप पास होंगे या नहीं होंगे। अब जो 75 सेक्शन का टेस्ट है ना, अगर उस टेस्ट में आपके 50% मार्क्स से कम आ रहे हैं, तो आप समझ जाना कि आप डेंजर जोन में हैं सितंबर अटेम्प्ट के लिए। अगर इस टेस्ट में, क्योंकि इसके बाद तो अब और स्पीड बढ़ेगी कोर्स की, क्योंकि अगर आपने 1 to 75 ही नहीं कर पाए, तो फिर वहां तो और बैंड बजेगी। ये बहुत ही क्रूशियल टेस्ट है। सेक्स मैं तो दे नहीं पाऊंगा ना। क्यों, बताया कॉलेज। तो वो तो तुम 30 को दे देना, 29 को दे देना। सर मेरे जून में भी मतलब अगर तुमने कॉलेज के पेपर को इतना वो दे दी प्रायोरिटी, तो फिर सितंबर की जगह जनवरी देना पड़ेगा सीए का। डिग्री तो उसका कोई मैटर ही नहीं करता, 30 तो बहुत दूर है। अगर इतनी प्रोबेबिलिटी पे खेलोगे तो बहुत ही दिक्कत है। कॉलेज का करो, उसको पढ़ना थोड़ी होता है पेपर को। एग्जाम तो देने जाने तो पड़ेगा। 29 दे देना ये वाला, एग्जाम के बाद आकर। हाँ, अब डी पॉइंट लिखिएगा, ये हेडिंग दीजिएगा डी पॉइंट की। सेक्शन कौन सा, 49। ओहो, 1 से 50 होने वाले हैं। सीएस वाले बच्चों ने थोड़ा अपना चेंज करवाया है टेस्ट का। उन्होंने बोला है कि हम एमसीक्यू टेस्ट देना चाहते हैं, हमारा पेपर तो एमसीक्यू में होगा। तो पर उनके लिए एक चीज है, 1 से 75 का इनका एमसीक्यू का ही टेस्ट होगा। पर अगर उनके 70 कितना परसेंटेज बोला था, हाँ मैडम मेरे को याद है, 65% से कम हुआ, तो ये फिर एक और टेस्ट देंगे 3 दिन के बाद, पूरा रिटर्न। ठीक है। हम्म। हाँ, इससे अच्छा तो पहली बार ही दे दो सब्जेक्टिव ही। सेक्शन कौन सा है,
49। अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा। अच्छा सुने, ये मैडम हमेशा लेट ही आती है। हाँ? कहाँ से, कॉलेज? अच्छा, गई भी आगे है वो रिश्ता। हाँ हाँ जी। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 49। अच्छा क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। When a promise is to be performed without application by the promisee, मतलब एप्लीकेशन है या नहीं है? नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्लेस भी फिक्स नहीं है। क्या फिक्स नहीं है? कि सपोज करो उसने ये नहीं बताया कालका जी में आना है, दिल्ली में आना है, क्या आना है, उसने प्लेस मेंशन नहीं करी। अब प्लेस को पूछने के लिए किसकी ड्यूटी है, कोई पढ़ के बताना। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर टू अप्लाई टू द प्रोमिसी टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस। क्या मतलब हुआ कि अगर एक्स ने और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और जिसमें प्लेस मेंशन नहीं है, क्या मेंशन नहीं है, प्लेस, और एप्लीकेशन भी नहीं है, तो कौन किसको बोलेगा? एक्स जो है वो वाई को बोलेगा कि आप क्या अपॉइंट कर दो एक रीजनेबल प्लेस। का क्या मतलब हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली में हुआ है, क्या कोई बोल सकता है डिलीवरी आप केरला में करना? नहीं। तो उस केस में क्या पॉइंट करनी पड़ेगी, एक रीजनेबल प्लेस, और उसके बाद प्रोमिसर उस प्लेस पर क्या कर देगा, परफॉर्म कर देगा। तो वापस से किसकी ड्यूटी बैठती है? प्रोमिसर प्रोमिसी को बोलेगा और फिर प्रोमिसी एक प्लेस बताएगा और प्रोमिसर वहां पर क्या कर देगा, परफॉर्म। तो इसमें आप लिखिएगा, व्हेन अ प्रॉमिस, व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड, बातें नहीं, व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड विदाउट एप्लीकेशन and no place, and no place is fixed for the performance। उसके बाद अगली लाइन में यहां से लिख दीजिएगा, कोई बताना इट से का क्या मतलब हो रहा है, इधर से थर्ड लाइन में इट पॉइंट है। इट इज द ड्यूटी, कौन प्लेस के लिए पूछेगा, प्रोमिसर किससे, प्रोमिसी से, और फिर उस प्लेस पर क्या कर देगा, परफॉर्म। लिख दीजिएगा, परफॉर्म परफॉर्म कर देगा। सेक्शन कौन सा है ये, 49। और एग्जाम्पल भी बता दीजिएगा। ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। सेक्शन 40 है और एग्जाम्पल में क्या है, ए ने क्या बोला कि वो डिलीवर करेगा ऑन अ फिक्स डे। क्या इसमें प्लेस मेंशन्ड है? नहीं। अब उसके बाद क्या लिखा है, ए मस्ट अप्लाई टू बी टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस, और उसके बाद वो उस प्लेस पर सामान क्या कर देगा, डिलीवर पहुंचा देगा। ये लिख दीजिएगा एग्जाम्पल। तो 46 में क्या था, नो एप्लीकेशन नो टाइम। 47 में नो एप्लीकेशन बट क्या था, टाइम था। 48 के अंदर एप्लीकेशन की बात थी, किसकी बात थी, एप्लीकेशन की बात थी। और 49 के अंदर क्या मेंशन नहीं है, और पर प्लेस मेंशन नहीं है। क्या मेंशन नहीं है, प्लेस। लिखा ना, इट इज द ड्यूटी टू अप्लाई टू द प्रोमिस टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस। 49। हाँ एग्जाम्पल भी लिखी। अब उनकी वेबसाइट पे एरर आने लग गया है, अब एरर भी आ रहा है, अब एरर। रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड ऑन May 13th इन 24 एंड 25 भी, पिछले 2 सालों में भी। नहीं, पिछली बार 12 बार 13।
किसके घर वाले स्ट्रिक्ट है मार्क्स को लेकर? हाँ? ओके, बस 4-5 की स्ट्रिक्ट है, बाकियों के नहीं है। सही है। लिख दिया एग्जाम्पल। कौन सा सेक्शन था ये? ओ, अब हमारी हाफ सेंचुरी पूरी होने वाली सेक्शंस की। हाँ। हाँ जी। ई पॉइंट लिखिएगा। लिख रहे थे? कितना लॉ का रजिस्टर कितना भर गया है? इतना सारा? हाँ, एक पेज। ये हुई ना बात। सबसे ज्यादा लॉ का भरा अभी तक, या और भी है? हाँ, अकाउंट्स भी भर गया होगा। मैथ्स में तो कैलकुलेशन होती है, उसमें क्या? हाँ, खाली पड़ा रजिस्टर। अच्छा, ई पॉइंट। और ये हेडिंग दीजिएगा ई पॉइंट की। अच्छा, कोई बताना। ये तो सिंपल सेक्शन है, इसमें कुछ भी नहीं है। कोई बताए? अच्छा, एक चीज बताओ। एक्स जो है वो वाई को एक 5 करोड़ का सामान सेल कर रहा है। प्लेस बताना, क्या टाइम पर होना, जनरल रूल क्या होना चाहिए, किसके ऊपर होनी चाहिए ये सारी? एक्स करेगा बताएगा या वाई? ये पढ़ के बताना। क्या लिखा है? द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस मे बी मेड इन सच अ मैनर इन विच द प्रॉमिस ही प्रिस्क्राइब। कौन प्रिस्क्राइब करे? प्रॉमिस ही। तो अगर प्रॉमिस ही ने बोला 10 दिन बाद डिलीवरी, तो 10 दिन बाद होगी। हाँ जी, ये लिख दीजिएगा। तो 46 सेक्शन। हाँ हाँ, वाई बताएगा इसमें। 46 सेक्शन में क्या था? नो एप्लीकेशन नो टाइम। 47 में टाइम स्पेसिफाइड था। 48 में एप्लीकेशन का था। 49 में प्लेस नहीं थी। और 50 के अंदर वो बोल रहे एक जनरल रूल है कि हर केस में पावर किसके पास है? प्रॉमिसी के पास। ओ, 1 से 50 सेक्शन हो गए। अभी तक कोई ऐसा है जो गारंटी कर रहा है वो फाउंडेशन डबल ईटी में पास होगा, सीएमए में भी? गारंटीड पास। गारंटी सबकी होती है, चारों सब्जेक्ट हो जाएगा। और कोई नहीं? अरे, किसी को भी गारंटी नहीं? क्या बात है। हाँ, पास का। और अभी तो मैं 300 नंबर वाली बात ही नहीं करी। 300+। आ जाएंगे। रौनक कह रहे 300+। हाँ। क्या सब मिलाकर तो नहीं बता रहे 300? अच्छा, तो कौन सा सेक्शन हो गया ये? 50। आईसीआई ने अभी तक हर फाउंडेशन मतलब इंटर में भी 2 पेपर मुश्किल दिए, फाइनल के भी 2 पेपर मुश्किल दिए। इस बार देखते फाउंडेशन में क्या करेंगे। पिछली बार फाउंडेशन का रिजल्ट ज्यादा आया था। पिछले हमेशा 4-5 अटेम्प्ट से 15% के आसपास आ रहा था। लास्ट टाइम 20% के आसपास आ गया था। और इस बार देखते हैं। हाँ, आपकी अटेम्प्ट में क्या होगा देखा जाएगा। हाँ जी। अगली मेन हेडिंग लिखिएगा, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ये मेन हेडिंग है अगली। जो टाइम एंड प्लेस था वो कौन से कौन से तक था? 46 से लेकर 50। अगली हेडिंग आप दीजिएगा, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस।
अच्छा मेरी बात अब सुनिएगा, इंपॉर्टेंट, एक बार ध्यान दीजिएगा 51 और 52 सेक्शन ध्यान से। अ, अच्छा इसका मतलब क्या होगा रेसिप्रोकल प्रॉमिस? क्या हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ परफॉर्म भी करना पड़ रहा है? तो हम बोल सकते हैं दोनों पार्टीज एक दूसरे को क्या दे रही है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस दे रही हैं। और कभी कभी रेसिप्रोकल प्रॉमिस साइमल्टेनियस हो सकती हैं। साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ। तो अगर कोई कैश पेमेंट पे सामान खरीद रहा है, किस पे सामान खरीद रहा है, कैश पेमेंट पे, तो उस केस में वो कौन सी रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, साइमल्टेनियस। क्यों? एक ने सामान दिया और दूसरे ने कैश पेमेंट दे दी, इसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस रेसिप्रोकल प्रॉमिस। क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस। तो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट का हेडिंग दीजिएगा ये, और इसका मतलब बता देना, हेडिंग का ही प्रॉमिस ही लिख देना। इसका मतलब क्या हेडिंग का? आधा शान शान शान। हाँ, हेडिंग का मतलब बताइए क्या लिखा है? अब तो इतना आ जाना चाहिए। प्रोमिसी, रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म, क्या मतलब? हाँ, जब तक प्रोमिसी अगर काम नहीं कर रहा है तब तक प्रोमिसर भी बाउंड। ये कौन से केसेस के अंदर जब कौन सी प्रॉमिस है, साइमल्टेनियस रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। तो वापस से एग्जांपल सुनना। ए ने बी को बोला कि वो उसको शुगर सेल करेगा, फॉर एग्जांपल 100 kg एट ₹5 लाख, और कैश पेमेंट थी। क्या थी? कैश पेमेंट। ए को कब तक सामान डिलीवर नहीं करना? जब तक बी क्या नहीं कर देता, पेमेंट नहीं कर देता। ऐसी चीज को हम कौन सी प्रॉमिस बोलते हैं? साइमल्टेनियस रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस। तो इसमें आप लिखिएगा, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट, when a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, then the promiser need not perform unless promisee is ready and willing to perform। और कोई मुझे एग्जाम्पल का मतलब बता दीजिएगा, क्या लिखा है? ए ने क्या बोला, वो गुड्स को डिलीवर कर देगा, और बी कब पेमेंट करेगा? ऑन डिलीवरी। ए नीड नॉट डिलीवर द गुड अनलेस बी इज रेडी एंड, तो अगर बी ने पेमेंट करने से मना कर दिया तो ए को भी डिलीवर करने की जरूरत नहीं है। और ऐसी प्रोमिस को हम कौन सी बोलते हैं? साइमल्टेनियस रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ये एग्जांपल लिख दीजिएगा। सेक्शन कौन सा आ गया ये? 51। धमकी दे रहे हैं? नहीं, ऐसा थोड़ी बना है। ये किसी को टोपी पहनाएगा, वहां पर वो क्या बोलते हैं, नीट में होता है सब चीजें, सीए वाले में नहीं होता। और वहां तो पेपर लीक हो गया। एक लड़की रो रही थी, लेट पहुंची थी, वो रील देखी, वो सबसे ज्यादा खुश होगी अब। पर वो खुश तब होगी जब वो पढ़कर गई होगी, वरना उसके पास इस बारी बहाना क्या था घर वालों को बोलने का, मैं तो लेट पहुंच गई सेंटर।
बस अब आने वाला रिजल्ट। अब पक्का मैंने बोल दिया आपको, 100%। मैं आपको बता रहा हूँ, करीब 28 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। आ गई अब, 12:30 तक आप लगा लो। हाँ, 4:30 आया था। ओके, देखते हैं। हाँ जी, सेक्शन कौन सा? अरे बढ़ा दो। अच्छा, 51। अब बी पॉइंट लिखेगा, सेकंड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा अच्छा, ध्यान से सेकंड लिखेगा, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, अच्छा शान 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 शान, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, सेक्शन कौन सा? अब इसमें और मुझे कोई 51 में फर्क बता दे, देखते हैं क्या बताएंगे आप। वहाँ पे बिलिंग और वेल्थ परफॉर्म पे यहाँ पे क्या करेगा? कुछ और फर्क? हाँ, पढ़ के बताएं, पढ़ के, शान 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 सारे। 51 में क्या डिसाइडेड था? कौन सी रेसिप्रोकल प्रॉमिस थी? साइमल्टेनियस। 52 के अंदर वो ये बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिसाइडेड होगा? एक ऑर्डर डिसाइडेड होगा। ऑर्डर का मतलब पहले काम कौन करेगा। जैसे अगर, सुनिए सुनिए ध्यान से, एक्स ने वाई को बोला कि आप मेरे लिए हाउस बिल्ड कर दो और उसके बाद मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा। कितने रुपए दूंगा? क्या इसके अंदर ऑर्डर डिसाइडेड है या नहीं है? क्या ऑर्डर डिसाइड है? पहले वो हाउस बनाएगा और उसके बाद ही पेमेंट होगी, क्या होगी? और जबकि 51 में क्या था? दोनों चीजें साथ साथ होनी थी। अब मुझे कोई पढ़ के बताए कि ये क्या बोल रहा है सेक्शन। क्या लिखा है लास्ट में? वैसे तो दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर विच द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर। मतलब अगर ऑर्डर डिसाइडेड है तो उसी ऑर्डर में होगा। ऑर्डर डिसाइडेड नहीं और साइमल्टेनियस है तो साइमल्टेनियस करना पड़ेगा। तो इसमें आप लिखिएगा, when the order of performance, अच्छा शान शान शान, when the order of performance, अरे बातें कर रहे हैं शान शान, of reciprocal promises is expressly fixed by the contract, is expressly fixed by the contract, comma, they shall be performed in that order. अच्छा, वापस से क्या बोला उसने पहले उसमें? अगर क्या डिसाइडेड है, ऑर्डर डिसाइडेड है तो उसी ऑर्डर में करना है। और कोई इस लाइन का मतलब भी बताना। बिल्कुल, अगर ऑर्डर डिसाइडेड नहीं है एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में, तो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? जनरली हाउसेज में क्या होता होगा, अगर आपने किसी बिल्डर को घर बनाने के लिए दिया तो पहले वो, हाँ पहले वो डिपेंड कर रहा होता है। जनरली आप बोलते हो जो जो फ्लोर बनाते जाओगे उसके बाद पेमेंट करते जाएंगे, तो वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है उसका। क्या है? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ये सेकंड पॉइंट में लिख दीजिएगा। और एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल में मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है वाला। क्या बोल रहा है? ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल बिल्ड अ हाउस एट अ फिक्स प्राइस। पहले काम किसको करना पड़ेगा? ए को करना पड़ेगा, उसके बाद ही बी पेमेंट करेगा। ये लिख दीजिएगा सेकंड पॉइंट में, वेयर से लेकर और फिर एग्जाम्पल। सेक्शन 51 और 52 में फर्क। 51 क्या था? साइमल्टेनियस का। और 52 के अंदर ऑर्डर डिसाइडेड है। टेस्ट का सिलेबस पास पास आ ही जा रहा है। हाँ हाँ, अब अगले का आ रहा है। अब हम किस पर आ गए? 52 पर। 75 का टेस्ट है। हाँ, क्या चीज? 54 54।
हाँ, टीचर छुट्टी मारते मुझे अच्छा लगता है, एक्स्ट्रा क्लास रख लेते हैं। जब टीचर छुट्टी मारते हैं हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को एक्स्ट्रा क्लास ना ना ना, लेकिन लॉ एक्स्ट्रा क्लासेस लॉ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। वैसे पढ़ता नहीं। हाँ, अभी अब थक गया मैं, अभी तो शुरू हुआ है। तो दिक्कत है, अभी शुरू हो रहा है। पर वैसे अगर आपको अच्छी बात बताई जाए, ये सबसे मुश्किल चैप्टर है। इसके बाद के जो सारे चैप्टर हैं वो इजी है, बहुत ही ज्यादा। ये मुश्किल है वैसे नहीं है। हाँ, मुश्किल है थोड़ा पढ़ेगी, यार, ऐसा मत सोचना। हाँ, 2 महीने लगाएंगे सिलेबस में, इसमें 1.5 महीना। पर बाकी चैप्टर्स की लैंग्वेज बहुत आसान हो जाएगी। उसका एक कारण ये है कि ये वाले वर्ड्स वहां पर जब वापस यूज होंगे तो वो आपको उसके मतलब पता होंगे, तो इजी इजी होती जाएगी भाषा। वहां वहां वाली भाषा और ज्यादा आसान है। अगर मैं आपको पार्टनरशिप की, एलएलपी की, हाँ, हाँ एलएलपी बहुत आसान है, नेगोशिएबल भी आसान है, सारे चैप्टर इजी। हाँ, ये सबसे टफेस्ट है इसकी लैंग्वेज। योगा लिख दिया। अब आइएगा सेक्शन 53, लिख दो एग्जाम्पल पहले। 53 और 54 दो सेक्शन और करने हैं। 55 भी कर ही लेते हैं, हर्षित बोल रहा है तो, है ना। अच्छा, उसके बाद आप आइएगा, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, लाइबिलिटी ऑफ पार्टी। हाँ, लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग द इवेंट on which contract is to take effect. अच्छा, सपोज करते हैं, अह, अच्छा सुनिएगा, एक बार इंपॉर्टेंट है ये। एक्स ने वाई को एक हाउस बिल्ड करने के लिए बोला, और बोला उसके बाद मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा। उसने लैंड देना था, उस पर वो घर बनाने वाला था, और कितने रुपए देने वाला था। अब सपोज करते हैं एक्स से वो जगह ही नहीं दे रहा, उससे काम करने ही नहीं दे रहा। उस केस में अब वाई के पास क्या ऑप्शन होगा, कोई पढ़ के बताना। क्या लिखा है वापस से, तो शांत शांत पीछे। किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर क्या है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, और एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रिवेंट करती है मतलब रोकती है, तो दूसरी पार्टी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। मतलब इस केस के अंदर अगर एक्स ने वाई को बोला कि वो आप मेरे लिए हाउस बनाओ और मैं कितने रुपए दूंगा, और वो ही उसको प्रिवेंट करता है, अब वाई क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है। और क्या साथ साथ में वाई कॉम्पनसेशन मांगेगा। कॉम्पनसेशन क्या मांगेगा, कोई बताना चाहे वापस से मेरा। हाँ, मैंने क्या बोला, ध्यान देना। एक्स ने वाई को बोला कि आप मेरे लिए घर बनाओगे और मैं फिर आपको 5 करोड़ दूंगा। एक्स वो लैंड खाली कर ही नहीं दे रहा, टाइम लगाया जा रहा है। अब वाई क्या कर सकता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, पर वाई कॉम्पनसेशन क्या मांगेगा। हाँ, जो उसका टाइम लगा है, जो वो कहीं और घर बिल्ड कर सकता था, उसका वो क्या मांग सकता है, उससे कॉम्पनसेशन मांग सकता है फ्रॉम द अदर पार्टी। तो इसमें आप लिखिएगा, when a contract when a contract contains reciprocal promises and one party prevents the other from performing his promise। इसका क्या मतलब हुआ, वन पार्टी प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, उसने उसको रोक दिया। अगले पॉइंट में ये लाइन लिख दीजिएगा, कोई बताना क्या है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, और वो क्या क्लेम कर सकता है, कॉम्पनसेशन। ये लिख दीजिएगा। 53।
हाँ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कोई बताना क्या है एग्जाम्पल में। ऊपर वाला ही नहीं लिखा। ऐसे तो रेपिटेटिव है। कहाँ से था? कॉम्पनसेटेड फॉर एनी लॉस तक था। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। हाँ जी एग्जाम्पल में बताएं क्या है। क्या बोल रहे हैं? बी इज रेडी एंड विलिंग टू बट ए प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम डूइंग सो। मतलब बी काम करने के लिए तैयार है पर ए उसको रोक रहा है। इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बी। और वो साथ साथ में क्या क्लेम कर सकता है? कॉम्पनसेशन। ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। सेक्शन 53। अब आएंगे 54। हाँ तो अभी हमारे पास 16 मिनट है। अकाउंट्स तो इजी सब्जेक्ट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जर्नल एंट्री इज वेरी जनरल। जर्नल एंट्री इज वेरी जनरल। ये लिख दीजिएगा। क्या पता अकाउंट्स की क्लास के बीच में रिजल्ट भी आ जाए, तब थोड़ी पता। 16 मिनट बचे हैं। उस पे भी आ रहा है ना उमंग पर। उसमें तो रिजल्ट कमिंग सून भी आने लग गया फिर। एरर आ गया था पहले तो, अब कमिंग सून हो गया है। ट्वेल्थ का रिजल्ट ट्रेंडिंग हो रहा है। हाँ जी। आज का लास्ट सेक्शन पर आते हैं, सेक्शन 54 पे। अभी तक जान के धीरे लिख रहे हैं ये। इतना रजिस्टर तो नहीं भर सकता लोगों का, इतना सारा तो नहीं भर सकता। इतने में स्कूल में बीएसटी खत्म हो जाती थी। ये 2 साल की बीएसटी खत्म हो जाती थी। अच्छा, और आज का लास्ट सेक्शन पर आते हैं। ये अभी तक नहीं लिखा? जान के धीरे धीरे लिख रहा है। लिख दिया। हाँ हाँ जी, ये हेडिंग दीजिएगा। डी पॉइंट। हाँ डी पॉइंट का ये हेडिंग दीजिएगा। और कौन गाना सुना रहा है इधर? एक और शिंदर गा रहा है क्या? हाँ, आप इसको स्टेज पे बुलाते हैं बाहर आगे गाने के लिए। अच्छा, जल्दी 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 हेडिंग दीजिएगा। देखो, ये सेक्शन 3 मिनट में भी खत्म हो सकता है और 13 मिनट में भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। हाँ, नहीं नहीं बातें कर लो, मैं आराम आराम से करा था, 13 मिनट लगेंगे आराम से। फिर ब्रेक नहीं मिलेगी अकाउंट्स की क्लास से पहले।
सेक्शन 51 किसका था वैसे? साइमल्टेनियस रेसिप्रोकल प्रॉमिस का। 52 के अंदर ऑर्डर डिसाइडेड था। 53 के अंदर एक पार्टी दूसरे को प्रिवेंट कर रही थी। अब आप 54 के अंदर देखिए, हेडिंग लिख दिया सबने? अच्छा, कोई मुझे ना 52 और 54 सेक्शन में डिफरेंस बता दीजिएगा। देखते हैं क्या बताते हैं। दो पॉइंट्स है इसमें। हेडिंग नहीं लिखी थी? अभी वापस करते हैं फिर, आराम से, बहुत टाइम है हमारे पास। 4 महीने से कम हो गए अब तो। हाँ, मई के 18 दिन, अप्रैल के, अप्रैल तो चला गया, जून के 30, जुलाई, अगस्त। पिछली बार तो हम 120 दिन के आसपास बातें नहीं कर रहे थे। आज कितने रह गए अब? हाँ, 110 दिन। 110 दिन, 10 दिन फटाफट निकल गए, पता नहीं चला। ओ माय गॉड। और क्या। अभी तो जब 100 दिन होगा ना, तब ग्रुप के बाद टाइमर लगाऊंगा, हर दिन आएगा। 100, 99, 98, 97। हाँ। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा। सेक्शन 54 बोल रहा है, ये उन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के लिए है जो डिपेंडेंट है। क्या है? देख, एक बात ध्यान से सुनिएगा। 51 सेक्शन जो था वो साइमल्टेनियस का था। 52 ऑर्डर डिसाइडेड था। 53 प्रिवेंट था। और 54 बोल रहा है जो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या है, डिपेंडेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स ने वाई को बोला कि मैं ना कुछ कार्गो लेकर आऊंगा। कार्गो क्या होता है? गुड्स वगैरह लेकर आऊंगा, और आप शिप से उस सामान को ऑस्ट्रेलिया ले जाइएगा। कहाँ ले जाइएगा? ऑस्ट्रेलिया आपको सामान लेकर जाना है। अब सपोज करते हैं डेट के ऊपर एक्स कार्गो लाया ही नहीं, गुड्स लेकर ही नहीं आया। क्या वाई शिप ले जाएगा? या वाई की परफॉर्मेंस एक्स पर डिपेंडेंट है, और जब तक एक्स अपना काम पूरा नहीं करेगा तब तक वाई को करने की जरूरत। जबकि 51 में क्या था? 51 साइमल्टेनियस का था। किसका था? हाँ, साइमल्टेनियस का था। 52 में ऑर्डर था। 53 में प्रिवेंटेड था। इसके अंदर आपका काम किसी और पर क्या है, डिपेंडेंट है, और जब तक वो पूरा नहीं कर लेता तब तक हमें करने की जरूरत नहीं। तो इसमें आप लिखिएगा, दिस सेक्शन अप्लाइज व्हेन promises are reciprocal, when the promises are reciprocal and dependent। अगले पॉइंट में लिखिएगा, if the promiser who has to perform his promise before the other fails to perform it, then he cannot claim performance from the other, performance from the other, and also liable for compensation। क्या मतलब? ना वो दूसरी पार्टी से क्या मांग सकता है, परफॉर्मेंस, और ना वो क्या क्लेम कर सकता है, कॉम्पनसेशन। बल्कि कॉम्पनसेशन उसको देनी पड़ेगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल जो मैंने दिया था, सेम एग्जांपल यहां पर भी आपको लिखना है। हाँ, क्या लिखा है बताएं? ए ने हायर क्या करी, बी की शिप हायर करी, कि वो कहां से कहां तक जाएगी, कोलकाता से मॉरिशियस, जिसमें कार्गो कौन प्रोवाइड करेगा, ए, और बी को फ्रेट मिलेगा। फ्रेट मतलब आने जाने का खर्चा जो होता है शिप का, वो मिलेगा। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी कार्गो, मतलब ए ने कार्गो प्रोवाइड नहीं करी। क्या ए बोल सकता है बी अब आप शिप लेकर जाओ, कार्गो आए या नहीं आए आपको तो शिप लेकर जानी है, ऐसा बोल सकता है? नहीं। बट और क्या कॉम्पनसेशन बी मांग सकता है उससे? क्या मांगेगा बी कॉम्पनसेशन, कोई बताए?
शिप का किराया वगैरह वो उससे क्या करेगा, क्लेम करेगा। ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। आज का ये लास्ट सेक्शन है। ऊपर का छूटा, फिर से कोई कुछ पूछ रहा था, लिख लो। और फिर एग्जाम्पल, और हो गया हमारा सेक्शन कौन सा खत्म, 54। मजे ही मजे हो गए आज। कितने सेक्शन कर लिया आज, 44 से लेकर 54। लिख दिया। इस महीने में आपका 40 मार्क्स तक का सिलेबस हो जाएगा। हाँ इसके बाद क्लास आने की अरे बस हाँ हाँ जी, और एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। 40 नंबर का सिलेबस खत्म।